सर्वोपरि स्तंभ रहे हैं। बाबा साहब के बाद उनका नाम अब कम नहीं है, एक ही लेवल पर है। और दक्षिण भारत के पेरियार साहब, तो आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। आपने बहुत अच्छा किया है, श्रद्धांजलि अर्पित करने का हमको अवसर दिया है। आपने बहुत अच्छी बातें बताई, मैं बड़ा दिलचस्पी से सुन रहा था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को शिवाजी में स्मृति के बारे में। तो स्मृति में तो मैं एक बात कि मनु स्मृति लागू थी जिस वक्त बाबा साहब ने जलाया था, उस वक्त भी सामाजिक जीवन में भी लागू थी, कोर्ट वोर्ट में भी चल रही थी जी। लेकिन स्मृति टोटली खारिज कर दी गई संविधान के लागू होने पर। और आर्टिकल 13 में उसका कोई अब अस्तित्व तो नहीं है किसी कानून के रूप में, वो एक नहीं है। इसलिए जब बाबा साहब का उसको जलाना जरूरी था। आज हमारे घर जो अभी मनुवाद का प्रभाव है परिवारों में, उस पर हमें फोकस करना चाहिए कि उसको कैसे हम अपने दिमागी गुलामी का सबसे बड़ा कारण हमारा ये हो रहा है कि हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारे समाज के नौजवान वो इनकी गिरफ्त में हैं। और गिरफ्त में इसलिए हैं कि शिक्षा, सत्ता, संपत्ति और प्रचार तंत्र पर पूरा इनका असर है। शिवाजी का मुझे ये लग रहा था कि भाई उन्होंने अंगूठे से तिलक करवाया, तो मैं तुलना कर रहा था पेरियार साहब से, रामास्वामी नायकर साहब से। पेरियार का मूवमेंट सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट था। हम ये सोचते हैं कि आखिर शिवाजी की ऐसी मजबूरी क्या रही होगी ये अंगूठे से तिलक लगाने को, लगवाने को। इतनी दौलत और इतनी सत्ता सब कुछ प्राप्त करने के लिए वो तैयार। गंगा भट्ट जो था जिसने उनका तिलक किया था, वो काशी का बहुत बड़ा जो इनका जो कर्म कांड होता है, जिसे एक इनके दो दर्शन है, एक वेदांत है और मीमांसा है। तो वो मीमांसा कांड का बहुत बड़ा पंडित था और उसको बड़ा भारी लाभ दिया गया था। उसको जागीर दी गई थी, दौलत दी गई थी, तो किसी तरह तैयार किया गया था। तो एक तरह से रिश्वत दे करके उसको तैयार किया गया था। और उसने जब जितना ज्यादा माल मिलता रहा उतना उसने जीनियोलॉजी भी बनाई। उसने शिवाजी को महापुरुष घोषित कर दिया। लेकिन एक बात ये नहीं भूलनी चाहिए कि जिस दिन तक यज्ञ करा रहा था वो, तब तक शिवाजी का जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ था, क्योंकि शूद्र को जनेऊ संस्कार करने का कोई अधिकार नहीं होता हिंदू धर्म में। और वो फिर कोई छत्राणी, कोई राजपूत लड़की तैयार की गई, उससे उनकी दोबारा शादी की गई, उनका जनेऊ संस्कार किया गया, ये सब नाटक किया गया। और इतने दिन उनका खजाना समझिए खाली हो गया था शिवाजी का। तो दोबारा उनको सूरत को लूटना पड़ा था। तो ये जो चीज है, 3 शर्तें उसने गंगा भट्टी ने रखवाई थी। हम लोगों को याद रखना चाहिए इस बात को। पहले तो मैं बना दूंगा, घोषित कर दूंगा तुम्हें, छत्रपति घोषित कर दूंगा, लेकिन पहली शर्त है कि तुम गौ और ब्राह्मण की रक्षा करोगे। जी। ब्राह्मण के आगे गाय लगा दी गई ना, शिवाजी ने स्वीकार किया उसको। दूसरी बात कि मैं वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करूंगा, वर्ण व्यवस्था की रक्षा करूंगा, कास्ट सिस्टम की रक्षा। कास्ट सिस्टम की, वर्णाश्रम धर्म की रक्षा का सीधा मतलब ये होता है, पढ़ा लिखा आदमी आज जाता है कि मैं दलितों को कुचल के रखूंगा, उनको कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं समझूंगा। ये अंत मान लिया गया। बैकवर्ड क्लास को पढ़ने लिखने नहीं दूंगा, ये भी सिद्धांत मान लिया गया। तीसरी शर्त उन्होंने जो रखी थी ब्राह्मणों ने, गागा भट्ट ने, गंगा भट्ट नाम था उसका, उसने कहा कि मेरा प्रधानमंत्री ब्राह्मण ही होगा। जी। तो जो पेशवा कहते हैं प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री ब्राह्मण बनाया। और मनु स्मृति के हिसाब से 8 मंत्री होते हैं हिंदू राजा के। तो उन्हें जब कर दिया तो 8 मंत्रियों में मंत्री ब्राह्मण ही होने चाहिए। तो 7, शायद आप लोग जानते होंगे, शिवाजी के 7 मंत्री ब्राह्मण थे। और एक मराठा इसलिए था कि तलवार चलाने में ब्राह्मण पे भरोसा नहीं किया जा सकता था, षड्यंत्रों में जरूर भरोसा किया जा सकता था। तो नतीजा उसका यह हुआ कि एक पीढ़ी के बाद शिवाजी ने जो अपनी मेहनत पराक्रम से जो राज्य स्थापित किया, वो उनके हाथ से निकल गया और पेशवाओं का राज पेशवाओं के हाथ में चला गया। तो ये इतिहास का हम लोगों के लिए बड़ा भारी सबक है। हमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जब किसी से ब्राह्मण खुश होता है तो उसे सुपर हीरो बना देता है, उसे आसमान तक चढ़ा देता है, छत्री भी बना देगा, छत्री का मतलब चक्रवर्ती सम्राट, सम्राट अशोक से भी बड़ा घोषित कर देगा। और अगर वो नाराज हो गया तो इतना बदनाम करेगा, इतना बदनाम करेगा
कि आपको कहीं जैसे सिखों को बदनाम किया था सन 84 में कि बस में कोई सिख आ जाता था तो आप और मैं ये समझते थे कि अभी बम फेंकेगा, आतंकवादी है। जैसे कम्युनिस्टों को नक्सलवादी नक्सलवादी, माओवादी माओवादी, ये तमाम तरह के इस तरह के एक बदनाम करने के जो तरीके हैं इनके, जिस तरह के इन्होंने दलितों को भी बदनाम किया है। तो जब ये इतिहास पढ़ाएं आपको तो जरा जरा संभल के पढ़ना चाहिए और बिटवीन द लाइंस पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब ये गुणगान कर रहा हो बहुत ज्यादा तो समझिए कि उसने किसी आदमी को जिससे गुणगान कर रहा है वो पूरी तरह से नहीं तो किसी ना किसी तरह से इनसे समझौता कर चुका है। तो जैसे गुरु तेग अभी बात आती है, कश्मीर के ब्राह्मण की रक्षा के लिए वो औरंगजेब उनको मुसलमान बना रहा था, उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। और भाई सिखों में गुरु नानक करके अंतिम तक ऐसा कुछ नहीं है कि वो ब्राह्मणों के रक्षक हों, उन्होंने तो सबको बराबरी का ट्रीटमेंट दिया। लेकिन अब हीरो आप ये लोग लिखते, कलम इनके हाथ में, कागज इनके हाथ में, जो भी चाहे लिखते रहें, मगर गुमराह करने में जिसका भी कलम पे कब्जा होगा वो गुमराह कर सकता है। इसलिए बाबा साहब ने हमें दिया है कि हम कलम पर कब्जा करें और अपना इतिहास खुद लिखें। हमको एक बात और भी नहीं भूलनी चाहिए कि जिस वक्त बाबा साहब पहले हाई स्कूल हैं, 1757 में अंग्रेजों का राज्य स्थापित हुआ था। 150 साल बाद पहले हाई स्कूल पैदा हुए महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में। इस बीच में मगर अंग्रेजों ने 1861 में आईपीसी लागू किया है। मैकॉले का आज भी आईपीसी सीआरपीसी लागू है, जो वकील लोग हैं अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को। बाबा साहब के अम्बेडकर के 30 साल पहले उन्होंने लागू कर दिया था और मनुस्मृति को कोई खारिज कर दिया था एक तरह से। और सबको जो सजा मर्डर करने की या चीटिंग करने की या वो एक शूद्र को थी, वही सजा ब्राह्मण को थी। आईपीसी में आज भी वही आईपीसी आधुनिक भारत में चल रहा है। और अंग्रेज जब आए थे 1773 में, उन्होंने पहले ब्राह्मण को फांसी पर लटकाया था, जिसका नाम नंदलाल बसु था। और ये अंग्रेज आए थे 1757 में, और ये बात है 1773 की, ज्यादा समय नहीं हुआ था। कारण यह है कि वो ये सब जानते ही नहीं थे उस वक्त तक कि मनुस्मृति होती क्या है और इनके कानून क्या है। इनको ब्रह्मा जी से, ईश्वर से भी ऊपर देवसुर का, भूसुर का दर्जा दिया है, वो नहीं जानते थे इस बात को। उनको असलियत पता लगी 1857 के गदर के बाद। 1857 के गदर के बाद में ही उन्होंने सीआरपीसी आईपीसी लागू किया है। और जब ये पता लगा कि उनको ये जो है उनके खिलाफ अभियान चला रखा है इन्होंने, क्योंकि ये उनकी शिकायत ये नहीं थी, ये एजेंट बने हुए थे। शिकायत उनकी ये थी कि शूद्रों को ये बराबर बिठा रहे हैं फौज के अंदर, जहां बाबा साहब चाहे महार रेजिमेंट हो चाहे कोई रेजिमेंट हो, उनके वहां जो शूद्र भी सिपाही होता था, ब्राह्मण भी सिपाही होता था, कोई भेदभाव नहीं था उनका। अंग्रेजों को जब पता चला ये तो बड़ी मुसीबत के वाले लोग हैं भाई, ये तो आदमी को बगल में नहीं बैठने देते और हमने फौज में बराबर का दर्जा दे दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी को उन्होंने प्रिंसिपल बना दिया, शिक्षा का अधिकार दे दिया। तो ये जो जो समस्या है ये हमको देखनी चाहिए। मैंने अभी अमेरिका में यहाँ देखा कि एक बहुत बड़ी हिस्टोरियन लेडी है, ट्रुस्की, ट्रुस्की नाम है उसका। तो उसने कुछ औरंगजेब के बारे में लिख दिया कि ये जरूरत से ज्यादा बदनाम कर रखा है ब्राह्मणों ने उसको। वो बिल्कुल, उसने तो और ज्यादा हिंदू भर्ती कर लिए थे फौज में, कोई ऐसा नहीं था कि वो इनके इनके खिलाफ हो बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे उसने, क्योंकि इनकी बहुत सारी चीजों को टॉलरेट नहीं किया होगा, तो उस औरत के साथ, उस लेडी के पीछे पड़ गए ये लोग, इतना उसको बदनाम किया। पूरा आरएसएस का नेटवर्क यहाँ पर अमेरिका का उसके पीछे लग गया। नतीजा ये हुआ कि यहाँ एक सेमिनार बुलाई और उसमें 50 यूनिवर्सिटीज ने और बड़े इंटेलेक्चुअल्स ने पार्टिसिपेट किया। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व उसका नाम था। तो मुझे ये लगता है कि ये यूरोप में इन लोगों से ज्यादा सावधान है लोग। उसका कारण है कि जो कुछ इन्होंने, हिटलर ने जो कुछ किया, वो इनके इनके पद चिन्हों को हिटलर के रूप में देखते हैं और उनको ये लगता है कि कहीं जैसे वर्ल्ड वार हुई थी, अब तीसरी वर्ल्ड वार का मौका ना हो जाए और ये खून खराबा कुछ ज्यादा ना करें, क्योंकि जैसी एक्टिविटी इनकी लग रही है। ये मैं समय आपका मैं ले रहा हूँ तो थोड़ा सा ये जरूरी था ये बात कहना। एक चीज और भी मैं बताना चाहता था कि एक आचार्य हेमचंद्र हुए हैं जैनियों में, आचार्य हेमचंद्र, वो शंकराचार्य से करीब 100 साल पहले हुआ है।
भारत वर्ष के इतिहास में 6 दर्शनों पर, 60 दर्शन पर उससे पहले कहीं कोई किताब नहीं मिलती। ये 6 दर्शन पर, 60 दर्शन पर सबसे पहले कलम जैन दार्शनिक ने चलाई है। और उसने एक किताब एक छोटी सी और लिखी है, उसका नाम जैनी भी उसे बताने में डरते हैं, धूर्त आख्यान, धूर्तों की कथा लिखी है उसने। और ये कलम कसाई, जो जो कबीर ने जिन्हें कलम कसाई कहा है, उसने इनको धूर्त कहा है कि ये धूर्त क्या क्या कहानियां बताते रहते हैं, तो वो ठगों की कहानियां हैं बहरहाल। तो इसलिए हमारे, देखिए हमारी परंपरा में जो अंग्रेजों का आना हुआ, वो एक तरह से ऐसे लोगों का आना हुआ जो जातिवाद का कोई सम्मान उम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे। और दूसरा सबसे बड़ी चीज ये थी कि वैज्ञानिक सोच थी उनकी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहां हो चुका था, वैज्ञानिक क्रांति हो चुकी थी, रेनेसां हो चुका था। तो ये बेवकूफी की बाहियात बातें लगती थी उनको कि औरतों को जला रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। तो ये जो एक सामाजिक हमारी क्रांति हुई है, इसीलिए पेरियार साहब का आज जन्मदिन है, हमको उन्हें श्रद्धा के साथ याद करना चाहिए। और इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि पेरियार साहब भी कभी ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज इतनी जल्दी चले जाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा था और इनकी कांग्रेस पार्टी पे इनकी टोटल कंट्रोल था। तो उनको भी ये लग रहा था कि कहीं ये कांग्रेस पार्टी को ये यहाँ पर राम राज्य ना ला दे, ब्राह्मणवाद, हिंदू राज ना ला दे। वो इस बात को जान रहे थे। हमको ये याद रखना चाहिए कि 40 साल की उम्र पर, एट दी 40, 40 साल की उम्र पर बड़ा मैच्योर हो जाता आदमी। 40 साल की उम्र पर उन्हें कांग्रेस ज्वाइन की उन्होंने। और जब कांग्रेस में ज्वाइन की तो उन्होंने दलितों का, पिछड़ों के अधिकारों की बात करना शुरू किया। और उसके कुछ साल बाद वो पूरे तमिलनाडु के, पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी के वो अध्यक्ष बना दिए गए कांग्रेस के। तो जब कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए तो उन्होंने पूरी ताकत से इसको लागू करने की कोशिश की कि भाई अनटचेबिलिटी वगैरह के खिलाफ, शूद्रों के अपमान के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया जाए। इसीलिए उन्होंने, आप जानते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया। आत्मसम्मान के बिना कुछ भी नहीं है। और आप सोचिए शिवाजी के आत्मसम्मान में और पेरियार साहब के आत्मसम्मान में क्या जमीन आसमान का फर्क है। पेरियार झुके नहीं। जब वाईकॉम का वहां एक मूवमेंट हुआ था, वो जमाना ऐसा था केरल में कि वहां पर लोगों को सड़कों पर नहीं चलने देते। मंदिर के अंदर जाने की तो भूल जाइए आप, मंदिर के आसपास जो सड़कें आती थी उन पर नहीं चलने देते। तो उसके खिलाफ एक आंदोलन वहां केरल में खड़ा हुआ। तो उसमें, क्योंकि ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो ये गए, मगर प्रेस ने बिल्कुल, जो कांग्रेसी जो मीडिया था, जो कांग्रेस की अखबार वगैरह थे, उन्होंने बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया उसको। और फिर गांधी जी ने सलाह दी कि भाई आप तो, केरल अलग था उस वक्त, ये वो जो स्टेट जो थी वो उसमें नहीं आती थी, मद्रास प्रेसिडेंसी है, एक अलग स्टेट थी, उसका नाम आप लोग जानते होंगे, अभी दिमाग से निकल रहा है। तो गांधी जी ने कहा कि भाई ये तो इन लोगों का काम है, आप लोग क्यों आ रहे हैं बीच में। और फिर उन्होंने कहा कि ये ईसाइयों का क्या मतलब है यहाँ, मुसलमानों का क्या मतलब है, क्योंकि सभी लोग जो मानव अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे थे। ईसाई भी उसमें आ गए थे कि भाई लोगों को सड़कों पर चलने की इजाजत दी जानी चाहिए। ये बात 1922 की है मेरे ख्याल से। तो बाइकॉम मूवमेंट बड़ा मशहूर है दक्षिण भारत का। आज दक्षिण भारत इतना आगे है, और जहां पर के उन्होंने ब्राह्मण राज का करीब करीब खात्मा कर दिया, इसमें पेरियार साहब का है बहुत बड़ा योगदान। तो पेरियार साहब को जब ये लगा कि ये कांग्रेस पार्टी और ये गांधी जी ही मुझको ये कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, तो वो उन्होंने निराश होकर के फिर आगे चल के कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देने के बाद में उन्होंने ये सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया, द्रविड़ आंदोलन चलाया, जस्टिस पार्टी बनाई, और सबसे बड़ा काम किया कि रैशनलिज्म, यानी बुद्धिवाद, कि विवेक और बुद्धि के बिना आदमी पशु है। जैसा कि कबीर ने कहा है कि धन पशु, नर पशु, नारी पशु, वेद पशु संसार। धन पशु, नारी पशु, वेद पशु संसार, और मानुषता को जानिए जाए विवेक विचार। जिसके अंदर विचार नहीं है वो बिना सींग पूंछ का पशु बन के घूम रहा है। और इन हमारे शत्रुओं ने हमारे विवेक विचार को नष्ट करने के लिए ही शिक्षा पर से वंचित रखा। इतनी सख्ती से कानून शिक्षा का लगाया कि अगर राजा हत्या कर रहा है तो उसे जवाब या स्पष्टीकरण लेने की जरूरत नहीं है। भगवान राम सीधे उससे पूछते हैं तुम कौन जात हो,
तंबूक से, और वो शूद्र भी नहीं कह पाता पूरा, उसके मुंह से शूद्र निकलता है, चमचमाती हुई तलवार लेकर उसकी गर्दन अलग कर देते हैं, कोई स्पष्टीकरण का कारण नहीं है। और जब उसकी पत्नी कहती है, भाई ये तो मेरे पति ने कुछ भी नहीं किया है आपसे, कोई गलत बात नहीं की, ऐसा आपने क्यों किया, तो वो कहते हैं हमने इसको मुक्त कर दिया है। और खास बात ये, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि सभी देवता प्रकट हुए, आकाश से फूल वर्षा करने लगे। एक दीनहीन, एक मजदूर परिवार के आदमी जब तपस्या कर रहा है, तपस्या का मतलब सबसे बड़ी तपस्या होती है स्वाध्याय। जिन लोगों ने जैन लोगों के तप को मान जाना है वो जानते हैं, 6 शरीर के तप हैं, 6 मन के तप हैं, उनमें सबसे बड़ा मन का तप स्वाध्याय और ध्यान है, स्वाध्याय और ध्यान है। तो वो तप कर रहा है वो। तो इस तरह से जो ये आतंकी जो प्रतीक हैं उनको पेरियार साहब ने ललकारा, चैलेंज किया। और सबसे बड़ी चीज थी कि दलित पिछड़ों में स्वाभिमान, आत्मसम्मान भरा, और उससे भी बड़ी चीज थी कि उन्होंने विवेक और विचार को महत्व दिया। हमारी जो श्रमण संस्कृति है, जिसके नाम पर हमारा चैनल है, वो श्रमण संस्कृति में भगवान महावीर हुए हैं, भगवान बुद्ध के समकालीन। उनसे किसी ने वो कहा कि आप इतना ज्ञान पर इतना जोर क्यों देते हैं, श्रवण पर इतना जोर क्यों देते हैं? सुन करके उन्होंने सत्संग से ज्ञान ज्यादा होता था। तो उन्होंने कहा भाई सब जानते हैं कि सत्संग से, श्रवण से ज्ञान मिलता है। तो किसी ने कहा कि भाई ज्ञानी तो एक से एक धूर्त होते हैं। ज्ञानी लोगों ने आज भी आप देख रहे हैं, जितने जातिवाद फैला रहे हैं, जितने पूंजी को, देश की को लूट रहे हैं, जिसने विदेश में जमा कर रहे हैं काले धन को, और जितना में आकर आने के बाद भी देश को बेच रहे हैं, ये पढ़े लिखे लोग, ये कोई गांव के मजदूर किसान कारीगर नहीं है ये लोग। तो महावीर स्वामी से जब कहा तो महावीर ने कहा कि भाई देखो, ज्ञान से विज्ञान होता है। अब ये विज्ञान क्या है, उस वक्त का शब्द था, विज्ञान का मतलब होता है विवेक। विवेक का मतलब है झूठ को सच से अलग करना। आप ग्रहण करोगे, पहले पता तो होना चाहिए आपको सच है क्या। अब शिवाजी के बारे में जो पढ़ा दिया उन्होंने, हमारे बारे में जो पढ़ा दिया, रात दिन प्रचार किया झूठ का, और हमको आतंकवादी घोषित कर दिया, तो क्या हम आतंकवादी हो गए? विवेक आ जाएगा कि भाई ये आदमी झूठा पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है, किसी की इतनी तारीफ कर रहा है, किसी को बिल्कुल। तो उन्होंने, वर्धमान महावीर ने कहा कि देखिए, विवेक से सच और झूठ को अलग अलग किया जाता है, और जब सच और झूठ को अलग अलग किया जाता है तब समझ में आती है कि सच ग्रहण करने के लिए आदमी को संयम की जरूरत होती है। और संयम वही कर सकता है जिसने अपना जीवन तपोमय बनाया। कितने हमारे नेता हैं, बड़ी पद के लिए, पैसे के लिए कौन से पाप नहीं करते हैं, वो थोड़ा बहुत संयम नहीं रख पाते। और वो हमारे जो दुश्मन है वो कहते हैं साम दाम दंड भेद, हम औरत भी भेज देंगे, दौलत भी भेज देंगे, हम सब कुछ कर देंगे, लेकिन तुमको रखेंगे गुलाम हर हालत। तो पेरियार रामास्वामी जी का कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। मुझे याद आ रहा है, कल आपके मित्र ने बताया, मैं तो उस वक्त डीआईजी था वहाँ लखनऊ में ही, लेकिन मैं सोच रहा था 2006 की बात होती, वो कल बताया 1995 की बात थी। तो 1995 में ये पेरियार के लोग आए हुए थे लखनऊ में, इनवाइट किया था मायावती जी ने, और वहां मूर्ति उर्ति लगाने की बात थी, सम्मान दिया जा रहा था, उनकी भी मूर्ति लगाना चाह रहे थे। तो आरएसएस ने वर्चुअली रिवोल्ट कर दिया। आप अनुमान लगाइए, उन्हें महात्मा फूले की मूर्ति से ऐतराज नहीं था, बाबा साहब अम्बेडकर की से भी ऐतराज नहीं था, और साहू जी की मूर्ति से भी ऐतराज नहीं था, लेकिन जब पेरियार की बात आई तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। मुझे एक बात और भी याद आई, और मायावती जी जिन्हें आयरन लेडी कहते हैं, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, वो पूंछ दबा के भाग खड़ी हुई। मुझे एक बात याद आई, 60 के आसपास पेरियार साहब आए थे यूपी में, और कानपुर में उनका भाषण था। तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें भी जाते, देवताओं की जात, जानवर की भी जाते, गौ और ब्राह्मण, और त्योहार की भी जाते। होली शूद्रों का त्योहार है, तो रक्षाबंधन बनियों का, ब्राह्मणों का त्योहार है। आपने देखा होगा हाथ में कितने रक्षा कवच बांधे रहते हैं आजकल। ये पूरा जो इसी ब्राह्मणवाद का प्रचार है ये एक तरह से। मैं तो जब जाता हूँ
किसी मीटिंग में तो मैं कहता हूँ भाई ये कैंची मंगा के रखा करो। ये हमारे अम्बेडकरवादी बड़ा जोर जोर से हाथ उठा उठा करके बाबा साहब अकल पे ताला ताला मूर्ति पे माला वाले वो लोग हैं, हाथ में जो कलावा बांध के आते हैं। कम से कम इनको ये पता होना चाहिए ये इस रक्षा कवच का क्या मतलब है, किसकी रक्षा करने के लिए आए। मैं ज्यादा सब ना कहूंगा, बातों का कोई, मैं इतना कहूँ हमारे पेरियार साहब साधारण, और क्योंकि वो तमिलनाडु में उन्हें तो इंग्लिश इंग्लिश की ज्यादा जानकारी नहीं थी, उनको इन लोगों ने, जातिवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने तमिलनाडु तक सीमित कर दिया। आज उनको हिमालय से कन्याकुमारी तक और बंगाल से पंजाब तक ला के लेके आने की आवश्यकता है। हमारा अफगानिस्तान सम्राट अशोक से लेके औरंगजेब का राज्य अफगानिस्तान तक रहा है। इतना बड़ा राज्य हमारे भारतवर्ष की भूमि में इवन आपका बर्मा भी रहा है। तो होना तो ये चाहिए था, लेकिन कम से कम हम प्यार के संदेश को, इस समता के संदेश को, इस रैशनलिज्म, विवेक के संदेश को, जस्टिस के संदेश को, द्रविड़ आंदोलन के संदेश को और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के संदेश को हम घर घर तक पहुंचाएं, और खास तौर से अपनी बहनों और नौजवानों तक पहुंचाएं, जिससे ये जो दिमागी गुलामी की असली बीमारी है, ये बीमारी दूर हो सके। तो हमारे यहाँ क्रांति होगी। बाकी डींगे हाँकने से कोई फायदा नहीं होता, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सच्चाई से चीजों का विश्लेषण करना चाहिए। मेरी तो इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि आप एक थिंक टैंक बनाइए, कैपेबल आदमी उसमें ऐसे हों जो चीजों को दूर तक देख सकें और जो योजना रणनीति बना सकें, जिसकी रणनीति के बिना अगर रण लड़ा गया तो वो असफल हो जाएगा। बिना मतलब की मुसीबतें खड़ी करना है। आपका कृतज्ञ हूँ, समय को ज्यादा ले लिया और क्षमा करिए। हम आपके कृतज्ञ हैं। श्रवण भारत टीवी में आप जैसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं, जो अमेरिका में जहां बैठे हैं वहां इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का युद्ध लड़ा गया और उन्होंने कहा जी ये हमारा ये अधिकार है कि अगर तुम कोई भी ब्रीड की वो कृषि क्षेत्र में कुछ बातें आई थी, काफी पुराना, आपको याद होगा 1990 में, कि संपदा, बौद्धिक संपदा का अधिकार जो था, राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो श्रवण भारत टीवी की आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसमें आपका अधिकार है साहब। आपने जो बातें कही तो साहब का याद आ गई है। जो सेमिनार हुई है 50 यूनिवर्सिटी की, कितना बिल का, जब इन्होंने एक प्रोफेसर को टेरराइज किया इतिहास के को, तो लोग उठ करके खड़े हुए। लेकिन हमारे लोगों को कितनों को मालूम होगा कि अमेरिका में कितने जागरूक लोग हैं कि यहाँ 50 एक से एक बढ़ के शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुए लोग सामने आए और इन लोगों को कंडेम किया। आपको मालूम है मोदी जी को घुसने भी नहीं दिया था। आज तो वो नहीं है, इसलिए मजबूरी है उनकी, तो उनको अलाउ कर देते हैं। तो वो चाहे आप कहें, फिर भी वो ये लोग मानव अधिकारों के प्रति कितने जागरूक हैं। तो हम लोगों को ये चाहिए कि जो जो एक बौद्धिक टैंक ऐसा तैयार करें कि लेटेस्ट चीजों पर हम जानकारी रखा करें और उसका मार्गदर्शन अपने कम से कम नौजवानों को और महिलाओं को करें, तभी कोई बड़ा परिवर्तन शुरू होगा।